हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की हम लोगों की क्लास जो मेंसुरेशन की है, मेंसुरेशन की सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल यानी त्रिभुज की जो एरिया और पेरीमीटर के बारे में। हम लोगों ने ट्रायंगल के त्रिभुज और एरिया के बारे में, मतलब त्रिभुज के एरिया के बारे में सीखा था। सब कुछ त्रिभुज में क्या क्या होता है वो सारा कुछ हम लोगों ने जान लिया था। आज हम लोग सीखेंगे क्वाड्रिलेटर यानी चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज क्या होता है और उसमें क्या क्या होता है और उसके क्षेत्रफल और उसका जो पेरीमीटर होता है यानी उसका परिमाप जो भी होता है हम लोग उसके बारे में जानेंगे आज। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। तो देखिए क्या होता है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज क्या होता है। कोई भी एक ऐसा प्लेन फिगर जिसमें चार भुजाएं यानी चार साइड हो। कितनी साइड्स हो? चार। ऐसे प्लेन फिगर को जिसकी 4 साइड्स हो। कितनी साइड हो? 4। तो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं यानी उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल। तो देखो क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सी भुजाएं होती हैं, यानी ये चार भुजाओं के नाम क्या हैं आप नाम देखिए। यानी हम इसको AB और इस भुजा को BC और इस भुजा को CD और इस भुजा को हम लोग DA कहते हैं। क्या कहेंगे? DA। यानी ये भुजाएं होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? साइड कहते हैं। ये क्या है? साइड है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। ये हमारी क्या है? भुजा। तो एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। दूसरी चीज देखिए क्या होता है, और इसमें क्या ये वर्टेक्स होती हैं यानी जो ये शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 4। यानी जो वर्टेक्स हैं यानी शीर्ष हैं A, B, C और D। तो कितने वर्टेक्स होते हैं? 4 वर्टेक्स होते हैं इनमें। और क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं। कौन कौन से एंगल हैं? एंगल A, एंगल B और एंगल C, एंगल D। ये हमारे क्वाड्रिलेटर में कितने एंगल होते हैं? 4 एंगल होते हैं। इन चारों एंगल का यानी चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? यानी एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो क्या होता है? 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं और इन सभी कोणों का जो एंगल का योग होता है वो कितना होता है? 360। बात समझ गए? जैसे इसमें एक एक्सटीरियर लाइन, जैसे ये में पूछे तो ये एक एक्सटीरियर एंगल होता है। तो इसमें 4 एक्सटीरियर एंगल होंगे। चारों एक्सटीरियर एंगल का सम भी कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। इसको अंदर वाले को हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, बाहर वाले को हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। दूसरी अगली देखिए, अगला क्या होता है? इसमें 2 डायगोनल होते हैं। कितने होते हैं? विकर्ण। 2 विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये। तो किसी भी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये। यानी एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होंगे। ठीक है, तो हम लोग जान लिए क्या क्या चतुर्भुज में होता है। यानी चतुर्भुज के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने सारा कुछ बता दी है। 4 वर्टेक्स हो गए, 4 एंगल हो गए और उनकी 4 साइड्स हो गई और सभी एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो मेरा चैप्टर क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। मतलब हम लोग इसके क्षेत्रफल और पेरीमीटर यानी इसके परिमाप के बारे में जानना है। तो आइए, तो ये इतना तो हम होता है क्वाड्रिलेटर में जो चीज हमें जाननी थी वो हम लोगों ने सीख ली। अब आइए क्वाड्रिलेटरल में यानी चतुर्भुज में इनके एरिया और परिमाप कैसे निकालते हैं। तो आइए देखिए, पहला हम इसी क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वाड्रिलेटरल की। जो क्वाड्रिलेटरल है यानी चतुर्भुज है, इसी की बात करते हैं। जैसे देखिए कोई भी फिगर कैसा भी बना हो, ऐसे करके बना दिया जाए तो किसी भी चतुर्भुज की या कोई भी फिगर हो उसका जो परिमाप होगा यानी जो उसका पेरीमीटर होगा वो होगा सभी भुजाओं का योग। जैसे इसकी भुजा A मान लें हम, A है, ये B है, ये C है और इसको D मान लें।
तो जो ABCD भुजाएं होंगी, तो जो इसका पेरीमीटर होगा, जो पेरीमीटर होगा इसका, वो यानी परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं का योग, यानी A प्लस B प्लस C और प्लस D। ये किसी भी चतुर्भुज के, मतलब कोई भी चतुर्भुज होगा उसकी सभी भुजाओं का जो योग होगा, यानी A B प्लस C प्लस D, यानी सभी भुजाओं का योग क्या होता है, पेरीमीटर होता है, यानी परिमाप होता है। क्या होता है, पेरीमीटर यानी परिमाप। ठीक है, तो परिमाप जान गए, नोट कर लिया होगा परिमाप किसको कहते हैं। आइए अब आगे देखिए। जैसे मान लो कोई भी एक चतुर्भुज यही है, इसमें कोई भी मैंने एक डायगोनल यानी हमने विकर्ण खींच दिया। क्या खींच दूं, विकर्ण। मान लो मैंने यहाँ से एक विकर्ण डाल दिया। क्या डाल दिया, विकर्ण। और इस विकर्ण से इस पर एक लंब डाला, उस लंब को यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम P है, या इसको P ना लेके H1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए कि ये H1 लंब है। एक लंब इससे डाला मैंने इस पर, इसी यानी AC पर, तो ये जो लंब पड़ा इसको मान लिया मैंने H2 है। बात समझ गए। यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, ये PQ पॉइंट है जहां पर इनके लंब पड़े हैं। AC जो है, AC क्या है, AC है वो डायगोनल है। AC क्या है, डायगोनल, जिसको D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, AC क्या है, एक कर्ण है, यानी क्या है, एक विकर्ण है। एक क्या है, विकर्ण है। तो अब इसका जो एरिया होगा, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, इसमें कोई मतलब पर्टिकुलर चतुर्भुज का नाम नहीं, ये सिर्फ एक चतुर्भुज है। अभी कुछ पर्टिकुलर जो फिगर होते हैं उनके भी बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो इसका एरिया होगा, तो पहले क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, इधर वाले का। तो जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, AC है, और हाइट क्या है, H1 है, तो इंटू H1 कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे इस ट्रायंगल का एरिया आ गया, इतने वाले ऊपर वाले ट्रायंगल का, इस पार्ट का क्या आ गया, एरिया। ऐसे ही हम नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, इस वाले ट्रायंगल का। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, हाफ बेस यानी AC इंटू हाइट मतलब H2, ये लिख लेंगे। यहां से 1/2 और AC कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 1/2 और AC हम कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा H1 प्लस H2। क्या बच जाएगा, H1 प्लस H2। AC क्या है, डायगोनल है, यानी हाफ D, मतलब इस विकर्ण की दूरी। ठीक है, D इंटू H1 प्लस H2, ये होता है एरिया एक चतुर्भुज का जिस पर कोई विकर्ण हो और उस विकर्ण पर दो लंब डाले गए हों। तो हम उस चतुर्भुज का एरिया ऐसे लिखते हैं। इसमें पूछता कैसे, जैसे मान लो इसकी हाइट भी पूछ सकता है, या कोई एक दे दी जाएगी, या मान लो एरिया दे दिया जाएगा और एक हाइट दे दी जाएगी और AC दे दिया जाएगा। ये पूछ लेगा कि इसकी हाइट बताइए DP की, या क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि इसकी हाइट बताइए, या AC पूछ सकता है जो एरिया दिया जाएगा। नहीं तो आप हम इस एरिया का मतलब इस फार्मूले से किसी भी चतुर्भुज का एरिया निकाल सकते हैं, मतलब उस चतुर्भुज का जिसमें एक कोई विकर्ण है, उस विकर्ण पर दो लंब डाले गए होंगे। बात समझ गए। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर दूसरे आगे देखते हैं अगला। ठीक है, चलिए देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि हम लोग कुछ टाइप्स हैं तो उन टाइप्स की बात करते हैं। कितने प्रकार के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, बाकी उसी से बनते हैं, वैसे कहने को तो हम 6 कह सकते हैं। तो देखिए क्या हो गया, एक होता है स्क्वायर जिसको हम वर्ग बोलते हैं, एक होता है आयत, रेक्टेंगल बोलते हैं। और उसी आयत और रेक्टेंगल और स्क्वायर का यूज करके ही हमने क्या सीखा, रोम्बस और पैरेललोग्राम। ठीक है, और उसके बाद फिर होता है एक ट्रेपीजियम होता है। क्या होता है, ट्रेपीजियम मतलब समलंब चतुर्भुज। और दूसरा होता है काइट
काइट का वैसे यूज नहीं है, काइट भी होता है चतुर्भुज में आता है। तो चलिए पहले हम लोग डालते हैं स्क्वायर। क्या डालेंगे? स्क्वायर। जो स्क्वायर यानी क्या होता है? वर्ग। स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? वर्ग। देखिए क्या है, एक क्वेश्चन अच्छा आप करिए जिसको आता है। जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, इस स्क्वायर पर एक डायगोनल ड्रॉ किया गया, यानी एक विकर्ण है। विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। किस पर? यानी डायगोनल पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। मैं फिगर बनाया दे रहा हूं। ये देखिए ए बी सी और डी, ये तुम्हारा वर्ग है और इस पर एक विकर्ण है AC और AC पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जो A यानी PAC है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल PAC। तो मुझे बताना है कि ये क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल A या PAC। क्या बताना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC। ये क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिए। ठीक है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो वर्ग का और त्रिभुज के एरिया का यानी क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। क्या बताना है? क्या अनुपात होंगे इसके। ठीक है, तब तक इधर भी देखते रहिए, क्वेश्चन भी करते रहिए। देखिए क्या है? वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि जो वर्ग होता है उस वर्ग को की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। ABC एंड D, एक वर्ग में वही चीजें सब कुछ होंगी। वर्ग की क्वालिटी क्या होगी कि वर्ग किसको कहेंगे, यानी स्क्वायर किसको कहेंगे। स्क्वायर एक ऐसा फिगर होगा जिसके विपरीत भुजा यानी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी? पैरेलल मतलब समांतर होंगी। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहे हैं, नोट कर सकते हो। जिसको हिंदी में नोट करना है हिंदी में नोट कर सकता है, इंग्लिश में नोट करना है तो इंग्लिश में नोट कर सकता है। लिखेंगे तो लिखने में बहुत टाइम लगेगा। देखिए क्या है, दो भुजाएं स्क्वायर की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? विपरीत भुजाएं पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं? पैरेलल यानी समांतर होती हैं। और वर्ग के सभी जो कोण होते हैं यानी जो एंगल होते हैं वो सभी 90 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं? 90 के। और इनकी सभी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? A। इसकी भुजा भी क्या होगी? A। इसकी भुजा भी क्या होगी? A। इसकी भुजा भी क्या होगी? A। इसके बाद फिर इसमें डायगोनल होता है, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल। इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो कि जो एक विकर्ण होता है जिसको हम डायगोनल बोलते हैं, इस डायगोनल को अलग अलग साइड्स हैं, जैसे ये A है और ये A है। तो हम जब इसको निकालते हैं तो इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है? A है तो A स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या है? A है, A स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। क्या लिखोगे? AC स्क्वायर। इनको ऐड करिए, A प्लस A क्या बन जाएगा? 2A स्क्वायर। क्या बनेगा? 2A स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट। क्या लग जाएगा? अंडर रूट। यहाँ स्क्वायर से एक देखो A का स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा यानी A रूट 2 इज इक्वल टू AC। क्या हो जाएगी? यानी AC की जो लेंथ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? A रूट 2। कितनी आ जाएगी? A रूट 2। तो हमने क्या क्या, स्क्वायर में क्या होती है? चारों भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं, सभी एंगल 90-90 के होते हैं। ये तो हो गया स्क्वायर की बात। और इसके और क्या क्या होता है? इसके जो विकर्ण होते हैं वो विकर्ण आपस में इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल। और जहां पे ये मीट करते हैं, जहां पे मिलते हैं
वो भी 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? जहां पर ये दोनों विकर्ण मान लो पी पे मिलते हैं तो जो पी पे एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये इनके क्या है? दो डायगोनल्स। हमने क्या कहा कि डायगोनल इसके इक्वल होते हैं, यानी विकर्ण जो होते हैं इक्वल, यानी AC इज इक्वल टू BD होता है। और डायगोनल की जो लेंथ होती है दोनों की वो क्या होगी? A√2। ये होती है डायगोनल की लेंथ। अब देखो आगे, जो इसका पेरीमीटर होगा, जो पेरीमीटर होगा P, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। सभी का सम करोगे तो 4 इंटू साइड क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड लिख सकते हो, या लिख सकते हो 4 इंटू ए। क्या लिख सकते हो? 4 इंटू ए। ये किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर होता है। कैसा भी स्क्वायर होगा उसका क्या होगा? पेरीमीटर 4 इंटू साइड। ठीक है, समझ गए। उसके बाद इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या होता है? साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी भुजा इंटू भुजा। साइड इंटू साइड होता है। देखो साइड इंटू साइड का मतलब क्या? ए इंटू ए। और जब आप ए इंटू ए करेंगे तो क्या बन जाएगा? ए का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर ही क्या होता है? इसका एरिया होता है। किसका? स्क्वायर का। किसका एरिया होता है? स्क्वायर का। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, क्लियर। तो ये स्क्वायर का एरिया होता है। एरिया स्क्वायर का हम एक तरीके से और निकालते हैं, डायगोनल से। डायगोनल से कैसे निकालते हैं? यानी D1 इंटू D2 बाई 2 होता है। क्या होता है? D1 इंटू D2, यानी दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई, यानी D1 इंटू D2 बाई 2 करोगे तो भी क्या आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरिया। तो अब देखो यहाँ पर D1 और D2 दोनों कैसे होते हैं? सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह, जब दोनों सेम होते हैं, D1 भी सेम है, D2 भी सेम है, तो हम यहाँ पर दोनों सेम है इनको D इंटू डी लिख सकते हैं। दोनों सेम है क्या? तो D इंटू डी लिख सकते हैं, यानी इज इक्वल टू D स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से एरिया आ जाता है क्या? डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब देखो कैसे कह दो कि यहाँ पर ए स्क्वायर आया, डायगोनल मैंने क्या प्रूव किया था? ये तो प्रूव किया है। तो डायगोनल की जगह आप क्या रख सकते हो? D स्क्वायर की जगह ये रखोगे A√2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये हमें मिल जाएगा A स्क्वायर इंटू 2 और बाई 2। 2 से 2 कट गया, क्या मिल गया? A स्क्वायर। तो देखो A स्क्वायर ही तो होता है, तो चाहे D दिया गया हो वहां से, तो ये दोनों क्या हो गए? मेरे एरिया के फार्मूले। और यहां से हम लोगों ने इसका एंगल भी 90 बता दिया। तो जो स्क्वायर का बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्या क्या पेरीमीटर्स क्या होते हैं, तो वो मैंने सारा कुछ इसमें समझा दिया, बता दिया, आप कॉपी कर सकते हो। तो ये हो गया स्क्वायर का पूरा कॉन्सेप्ट। बेसिक चीजें जितनी भी थी स्क्वायर की वो सारी कुछ हमने बता दी हैं। तो जितना कुछ बेसिक था स्क्वायर का, उसका पेरीमीटर और एरिया वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट। फिर इसके आगे देखिए अगला, ये क्वेश्चन भी कर लिया होगा, क्वेश्चन कर लिया है, कमेंट में आप आंसर टाइप करिए। ठीक है, वैसे देखिए इसमें कुछ नहीं था, मैं बता देता हूँ। जैसे ये साइड है, ए है, तो ये क्या होगी? A√2 डायगोनल हो जाएगा। तो हमें पता है कि इसका क्वाड्रिलेटर का जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर कर दोगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड क्या है? A√2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो आप A स्क्वायर रेशियो √3/4 इंटू A स्क्वायर इंटू 2, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यानी A स्क्वायर इसका करेंगे, डायगोनल ये था, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा। A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा, 2 से कट 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, 2 इधर आ जाएगा, 2 रेशियो √3, 2 रेशियो √3। तो ये किसका एरिया आ जाएगा? इन दोनों एरिया के रेशियो आ जाएंगे। यानी क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है A स्क्वायर लिख दिया, तुम्हारे इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है √3 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड क्या थी? A√2 थी, A√2 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया तो 2 रेशियो √3, ये इनके अनुपात आ गए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये इसका आंसर था, कॉपी कर लिया होगा सब। रब करते हैं इसको। अब डाल लीजिए रोम्बस। हमने पढ़ लिया स्क्वायर, तो अब डालिए क्या? रोम्बस।
रोम्बस, रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं हिंदी में? समचतुर्भुज। तो आप हिंदी में डाल लीजिए रोम्बस को समचतुर्भुज। देखिए रोम्बस कैसा होता है। इस तरीके कुछ रोम्बस होता है, ठीक है। तो हम लोग रोम्बस देखते हैं। ये हो गया ए, बी, सी और डी। तो रोम्बस में भी यही होता है कि अपोजिट साइड समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो ये भुजाएं इसके पैरेलल होंगे। इसमें इसके डायगोनल भी जो ये विकर्ण होते हैं, जिनको हम विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण कितने पे कट करते हैं? 90 डिग्री पे। इसके भी और स्क्वायर के भी, दोनों के, यानी वर्ग के और समचतुर्भुज के दोनों के जो विकर्ण होते हैं वो 90 पे कट करते हैं। कहाँ पे कट करते हैं? 90 पे। आगे देखिए क्या होता है। ये वाली जो साइड होगी वो इस साइड्स के इक्वल होती है। इधर ये वाली जो साइड होती है वो इस साइड्स के इक्वल आती है। तो ये दोनों साइड्स आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। बात समझ गए? अब आगे देखो, जैसे हम इस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में बना लें कि एक समांतर समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज के विकर्ण पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है, ठीक है। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो है 4√2। ये दे रखी 4√2। तो इस वर्ग की भुजा बताइए। इस वर्ग की क्या बताइए? भुजा। मैंने इसकी साइड पूछी है। जैसे साइड मान लो ए है, तो ये ए निकालना है। ए क्या है? ट्राई करिएगा। तो देखो ये जो इसमें इसका जो एरिया होता है इन दोनों विकर्णों का, पहले इसका पेरीमीटर वही होगा 4, क्योंकि सभी की साइड कैसी होंगी? इसकी इक्वल होंगी। ये बाइसेक्टर भी करते हैं, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये भी बाइसेक्ट करेगा, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के, क्योंकि ये अल्टरनेट बनते हैं उसकी वजह से इक्वल भी आ जाते हैं और बाइसेक्टर भी होते हैं। वो चीजें बात की हैं, पहले बस इतना समझ लीजिए। इतनी चीजें होती हैं इसमें, है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। जो इसका एरिया होता है, पेरीमीटर वही होगा। जो पेरीमीटर होगा, जो पी होगा, वो क्या हो जाएगा? जो मेरा परिमाप होगा वो हो जाएगा 4 इंटू साइड। क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड। ये इसका परिमाप हो जाएगा। जो एरिया होगा, यानी एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, जो रोम्बस का एरिया होगा वो क्या होगा? D1 इंटू D2/2। ये इस रोम्बस का एरिया होता है। क्या होता है? रोम्बस का एरिया। तो एक चीज हमें ये याद रखनी है कि जो रोम्बस का एरिया होगा वो क्या होगा? D1 इंटू D2। D1 क्या है? D1 जो तुम्हारा ये विकर्ण है AC, यानी AC इज इक्वल टू D1 और BD, AC इज इक्वल टू D1 और BD इज इक्वल टू D2। यानी ये इसके क्या है? विकर्ण है। दोनों के क्या हो गए? विकर्ण। और विकर्ण का मल्टीप्लाई ही क्या होता है? उसका एरिया होता है। बात समझ गए? मल्टीप्लाई बाय 2। एक तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है। दूसरा एक ये भी कह सकते हो कि इस किसी भी साइड से, इधर से इधर से इधर से किसी अदर साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी लंब डाल दिया जाए। क्या डाल दिया जाए? लंब। मैंने मान लिया कि ई पर ये लंब डाला गया है। क्या डाल दिया जाए? लंब। तो इसका जो एरिया होगा, ये लंब की लंबाई मान लेते हैं h है। क्या है? h। जब एरिया पूछा जाए, मान लो विकर्ण नहीं दिए, लंब डाला गया हो, उसमें एरिया पूछा जाए, तो एरिया इसी के इक्वल होगा। तो एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट, यानी जो लंब होगा उसकी मल्टीप्लाई। तब एरिया में लिख दोगे बेस क्या हो जाएगा? उसका ए, यानी साइड इंटू हाइट, यानी h। क्या हो जाएगा? इंटू हाइट। जो हाइट होगी यानी ये क्या हो जाएगा? h। तो भी उसका एरिया सेम आएगा, यानी क्षेत्रफल के लिए तो भी हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो दो तरीके से फार्मूले से इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसमें कॉपी कर लीजिए। पेरीमीटर्स हो गया, मैंने इसका एरिया, रोम्बस का मैंने दोनों चीजें बता दी हैं। आप फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया होगा, कॉपी हो गया होगा। इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए अब आगे अगला देखिए, रेक्टेंगल यानी आयत। रेक्टेंगल यानी आयत
रेक्टेंगल यानी आयत, ठीक है, आयत डाल लीजिए, रेक्टेंगल यानी आयत। तो हमें इसकी जो एरिया निकालनी है इसके बारे में जानते हैं। रेक्टेंगल किसको कहते हैं, आयत किसको कहते हैं। जैसे देखिए कोई भी एक ये फिगर है, ठीक है, इस फिगर में ये सारी जो भुजाएं हैं अपोजिट वो इक्वल हैं, ए बी सी और डी। ये भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ये समांतर, ये भुजाएं आपस में सभी इक्वल नहीं होती, अलग अलग होती। ये लेंथ है, जैसे इसको एल बोलेंगे, ये ब्रीथ है यानी बी बोलेंगे, यानी इसकी लंबाई है ये एल और चौड़ाई है बी। अपोजिट भुजाएं आपस में इक्वल होती है। ये एल है तो ये भी कितना होगा एल, ये बी है तो ये भी कितना होगा बी होगा। और इसमें ये डायगोनल मतलब विकर्ण होंगे, जो ये विकर्ण क्या होंगे, ए सी और बी डी। क्या होंगे विकर्ण, ए सी और बी डी होंगे। ये विकर्ण 90 पे नहीं कट करते, इतना याद रखना है, ठीक है। मतलब अपोजिट भुजाएं इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स मतलब पैरेलल होती है, सभी कोण 90 के होते हैं। इनके विकर्ण जो होते हैं वो 90 पे नहीं कट करते हैं, लेकिन ये विकर्ण जो होते हैं वो आपस में इक्वल कट करते हैं। ये वाला पार्ट इसके इक्वल होता है और ये वाला जो पार्ट होता है वो इस वाले पार्ट के इक्वल होता है। इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होता है इसमें इतनी चीजें। अब याद रखिएगा इसको, पी पे जहां पे कट कर रहा है ये पी पॉइंट है। अब देखो इसका जो पेरीमीटर होगा, जो इसका पेरीमीटर होगा, जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, जो परिमाप होगा सभी भुजाओं का योग। यानी देखो एल और एल तो कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। b प्लस बी यानी कितना हो जाएगा 2b। 2 यहाँ से कॉपी कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा l प्लस बी। ये इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसका एरिया जब निकालोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का क्या होगा, जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एल इंटू बी। क्या हो जाएगा, आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या बन जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हमारा आयत का क्षेत्रफल और परिमाप होता है। उसके बाद इसका विकर्ण जो AC आता है, AC इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेंथ और ब्रीथ के स्क्वायर को रेक्टेंगल का विकर्ण के बराबर होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इतनी चीजें होती हैं रेक्टेंगल में, ठीक है, क्लियर। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, समझ हो सकता है कि समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है आपको विकर्ण दे दिया जाए कोई एक और एक साइड दे दिया तो एरिया पूछ लिया जाए, या इसके अंदर भी इसका और भी इसके काफी टाइप्स होते हैं। वो तो जब सर्कल पढ़ाएंगे तब एरिया इसके तरीके। कुल मिला के हमें उसकी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जो फार्मूले वगैरह होते हैं। तो ये हो गया मेरा रेक्टेंगल का। इनका यूज जब डायरेक्ट क्वेश्चन में किया जाता है तो कंफ्यूजन होती है, तो आप कॉपी कर लीजिए सारे। अब आगे देखिए, अगला रेक्टेंगल हो गया हमारा। अब डाल लीजिए पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम डाल लीजिए। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम, ठीक है, यानी क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हिंदी में डाल लीजिए। देखिए क्या होता है पैरेललोग्राम, इस तरीके कुछ पैरेललोग्राम बना होता है ऐसे, ठीक है। और पैरेललोग्राम में ये भुजाएं समांतर होती हैं, ये वाली भुजा इसके समांतर होती है ऐसे। अपोजिट जो कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक। ए बी सी एंड डी। और जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, यानी डायगोनल आपस में इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। इतनी चीजें होती है पैरेललोग्राम में। इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर वही होगा जो रेक्टेंगल का होता है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, जो पेरीमीटर होगा वो क्या बन जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब 2l प्लस बी कह सकते हो। ब्रेथ नहीं, बाकी स्लैंट हाइट होती है इनकी, मतलब सभी भुजाओं का जो योग होता है ये पेरीमीटर हो जाएगा। इसका जो एरिया होगा, जो एरिया होगा इसका वो क्या होगा, बेस इंटू हाइट। जो हाइट होती है, जो h है
इसी का एरिया कह सकते हो। तो यानी बेस, ये बेस हो जाएगा, बेस इंटू हाइट यानी एच से मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो भी परपेंडिकुलर होगा, जो लंब होगा उससे आप मल्टीप्लाई करा दीजिए तो इसका एरिया आ जाएगा। तो ये पैरेललोग्राम है। मान लो एक क्वेश्चन पैरेललोग्राम पे देते हैं। एक पैरेललोग्राम है जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और यहां से एक लंब डाला जाता है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो मुझे इस इधर से एक लंब डाला जाता है इस भुजा पे, तो मुझे इसकी लेंथ बतानी है। तो मैं क्या बतानी, इससे एक इधर लंब डाला जाता है, इधर मान लेते हैं, इसको नाम दे दो ए बी सी और डी। यहाँ पे ई पॉइंट था और यहाँ पे एफ है, तो मुझको डी एफ बताइए कितना होगा। यानी डी एफ क्या होगा ये निकालना है आपको। क्या निकालना है, डी एफ क्या होगा, ठीक है। ये कॉपी कर लिया होगा। पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम के बारे। किसके बारे में, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के बारे में यानी समलंब चतुर्भुज। क्या डाल लीजिए, समलंब चतुर्भुज डाल लिया होगा। समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम दो टाइप के, जो समलंब चतुर्भुज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेगुलर, और यह एक कह सकते हो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है, और एक ट्रेपीजियम होता है या स्केलिन ट्रेपीजियम बोल सकते हो। तो देखिए पहले स्केलिन ट्रेपीजियम हम लोग बात करते हैं, ए बी सी और डी। ये हो गया मेरा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि अपोजिट भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है। हाँ, अपोजिट भुजाएं कैसी होती है, समांतर। और इसका और ये एंगल जो होते हैं, सभी एंगल अलग अलग होते हैं स्केलिन ट्रेपीजियम में। मतलब विषमबाहु समलंब चतुर्भुज, जो विषमबाहु समलंब चतुर्भुज होता है यानी स्केलिन ट्रेपीजियम होता है, उनके एंगल सभी अलग अलग होते हैं। तो इन दो एंगल का जो सम होगा यानी एंगल ए प्लस एंगल डी वो होता है 180 डिग्री। ऐसे इधर वाले जो एंगल का सम होगा यानी एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी इतनी चीजें होती हैं एक ट्रेपीजियम में, स्केलिन ट्रेपीजियम में, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं, आ गई होगी, आ गई होगी। और क्या होता है कि अपोजिट साइड समांतर होती है यानी ए बी पैरेलल डीसी के, किसके, डीसी के होती है। अपोजिट ये वाली जो साइड्स होती है, जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है वो इक्वल नहीं होती यानी ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक है। ये होता है स्केलिन ट्रेपीजियम। और जो इसका एरिया आता है, एक पेरीमीटर तो पता है सभी लोग, सम निकाल कर लोगे। इसका जो एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड यानी समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी, यानी यहां से जो दूरी होती है ये वाली, उससे मल्टीप्लाई करा दो तो उसका एरिया होता है। तो कैसे लिखोगे, यानी नीचे मैं लिखे दे रहा हूं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो ट्रेपीजियम का एरिया होगा वो क्या बन जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी समांतर भुजाओं का योग या और इसकी डिस्टेंस, यानी यहां से ई पॉइंट ले लें तो डी ई इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। ये होता है एरिया किसका, ट्रेपीजियम का, समलंब चतुर्भुज का, ठीक है। तो एरिया समझ में आ गया होगा। ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, तो ये हो गया स्केलिन ट्रेपीजियम का। अब देखिए जो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा उसको, इसको कॉपी कर लिया होगा, ठीक। आइए अब देखिए आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, इसी को मान लेते हैं कि यही है, इसी को आइसोसेलेस बना लेते हैं। तो जो आइसोसेलेस होता है उसमें क्या होता है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इक्वल आ जाती है। जब ये इक्वल हो जाते हैं तो ये एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी के हो जाएगा, ठीक है। और क्या था साइड मैंने बताई दी है कि ए डी
इज इक्वल टू BC के है स्केलिन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में, यानी समबाहु समलम चतुर्भुज, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। तो AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। इतनी चीज ये हो गई, और उसके एंगल मैंने लिख दिया। बाकी सम तो 180 होता है, यानी एंगल A और प्लस एंगल D इज इक्वल टू, इसमें भी 180 होगा, और एंगल B प्लस एंगल C भी 180 होगा, और इनके अपोजिट एंगल भी सम कितना हो जाएगा 180, यानी एंगल A प्लस एंगल C, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। A प्लस C इज इक्वल टू AB कितना होगा 180 होगा। उसके बाद एंगल B और प्लस एंगल D जो होगा वो भी कितना होगा 180 होगा, ठीक है। तो इतनी चीज हो गई मेरी सभी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में। एरिया दोनों के लिए वही है। एरिया जब इसका भी निकालोगे तो जो इसका एरिया भी आएगा वही आएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। जैसे ये हाइट थी h, तो h इंटू सम ऑफ समांतर साइड्स का योग, जो समांतर भुजा है उनका योग, यानी AB प्लस DC, ये हो जाता है उनका फार्मूला एरिया का। किसका हो जाता है एरिया का, ठीक है। ये क्या है एरिया है। बात समझ में आ गई कि नहीं? हमने क्या लिख दिया एरिया का फार्मूला। तो ये हमारा क्या है एरिया, एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है। तो मैंने सारे चतुर्भुज जितने होते हैं वो मैंने सारे बता दिए हैं। अब इन चतुर्भुज का पहले अभी हम लोग एक बार वृत्त पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, सर्कल की सारी जानकारी ले लेंगे, और सर्कल को पढ़ने के बाद फिर हम लोग सर्कल और चतुर्भुज और त्रिभुज तीनों को लेकर एक साथ कंबाइंड पढ़ेंगे, क्योंकि उन तीनों का यूज करके कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनाए जाते हैं। उसको हम लोग तो 2 वीडियो और रहेंगी हमारी। 2 वीडियो में बेसिक जितना भी होगा या जितना भी ठीक ठाक चीजें होंगी इसकी क्वाड्रिलेटरल की, और भी जो बची हैं क्वाड्रिलेटर में, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। सर्कल के साथ, सर्कल में थोड़ा नहीं थोड़ा सा है, सर्कल पढ़ा देंगे, और सर्कल में चतुर्भुज के भी कुछ चीजें रह गई हैं तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी में करा देंगे। थैंक यू भाई।